तो अभी तक के उत्तराखंड के कोर्स के अंदर हम लोगों ने वर्षा वितरण, उत्तराखंड का जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रीष्मकाल की प्रमुख विशेषताएं, ताप प्रवणता, ग्रीष्मकालीन वर्षा, ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद उत्तराखंड में मानसूनी जलवायु, मानसून में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, विशेषताएं, ये हमने कर लिया था। अरब सागर ये नहीं किया था। हाँ, अब समझो। पहले इसके लिए एक डायग्राम देखो यहाँ पर। देखो, ये मेरा मैप है और मैं यहाँ कहीं हूँ, उत्तराखंड यहीं कहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रीष्मकाल की। कौन से काल की? ग्रीष्मकाल। तो जब भी मैं सूरज हमारा कर्क रेखा के आसपास, ये ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, इसके आसपास लगा करके चल लूं, तो जब ग्रीष्म काल होगा तो मॉनसून काल भी आपके ग्रीष्म काल के टाइम पर होता है, सूरज उत्तरायण ही होता है जब मूलतः। तो ऐसी परिस्थिति में दो शाखा जा रही है हमारी, जो हमारी ये हिंद महासागर की जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, जल है, वो दो प्रकार की हवा ले जाती है, ठीक है। एक हवा है ये वाली, इसको कहते हैं अरब सागर की शाखा। कौन सी सागर की शाखा? अरब सागर की शाखा, ठीक है। ये वाला जो उत्तराखंड में जाता है तो ये बारिश थोड़ा सा कम करता है। ये बारिश क्या करता है? कम करता है। और एक आता है बंगाल की खाड़ी का, जो ऐसे टेढ़ा होता है। पहले ये ऐसे आगे जाता है और उसके बाद पूर्वोत्तर के पहाड़ियों से टकरा करके इस तरफ आता है। इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बारिश उत्तराखंड के अंदर ज्यादा करता है, ठीक है। ये बारिश ज्यादा करता है। कौन सा ज्यादा बारिश करता है? जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। यहाँ पर उत्तराखंड में ज्यादातर बारिश इससे होती है। तो अरब सागर की शाखा, यह शाखा उत्तराखंड में कम वर्षा करती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह शाखा उत्तराखंड में अधिक वर्षा करती है। ये तो मैंने कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है वो, ठीक है। दोनों की दोनों जो ये शाखा है, ये दोनों की दोनों शाखा जुलाई में आपस में मिल जाती है। तो जुलाई अगस्त उत्तराखंड के अंदर बारिश ज्यादा होती है। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया ना। अरब सागर से भी इस बार मॉइस्चर ठीक ठाक जा रहा है, उधर से भी ठीक ठाक आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। तो तीन जगह की आपकी यहाँ पर बारिश की आर्द्रता आ रही है और ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये बना लिया डायग्राम। आप देखो, मॉनसूनी वर्षा की विशेषता। मॉनसूनी वर्षा की विशेषता क्या है? तो मॉनसूनी वर्षा में उत्तराखंड में, जैसा कि मैंने बोला, सबसे ज्यादा बारिश इसी मौसम में होती है। तो इस जगह पर बारिश 150 से 250 मीटर प्रति वर्ष, सेंटीमीटर प्रति वर्ष की बारिश होती है। देखो, ये बारिश जो मापन करते हैं ना, आप एक जगह पर एक टब रख दो, ठीक है, समझ दो, और उस टब के अंदर ही सिर्फ कंटिन्यूसली बारिश हो, और बारिश ऐसे भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो समझ दो हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। और भरता जाएगा, पूरे साल भर का ले तो फिर यहाँ भी भर जाएगा तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको ऐसे नापते हैं, रेन गॉज से नापते हैं वैसे तो, मगर इसका मापन ऐसे होता है ना। जैसे अभी तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे बादल फटना, जो दैनिक वर्षा होती है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, मिलीमीटर में ना। बादल फटने की परिभाषा के लिए भी एक मिलीमीटर का रेंज है, मिनिमम इतनी मिलीमीटर बारिश एक ही, और वो भी एक निम्न समय में 10 बाय 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में, निम्न समय के अंदर, समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश आ रही है, वो बादल फटने की परिभाषा बन जाती है। एक ही टाइम पर फट करके गिरता है जो। तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, अब देखो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था सबसे, जो ग्रीष्मकाल वगैरह में, तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र अभी नरेंद्र नगर में है, 1080 मीटर, मीटर नहीं है सॉरी, मिलीमीटर, टिहरी गढ़वाल,
सॉरी वो तो ठीक है, 1080 मीटर मैंने नरेंद्र नगर की हाइट लगाई है समुद्र तल से। टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है नरेंद्र नगर, यहाँ पर 318 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बारिश होती है। अभी वैसे देखा जाए तो अभी नए आंकड़े के अनुसार कुछ 3-4 सालों से देहरादून टॉप पे आ रखा है, ठीक है, देहरादून टॉप पर आ रखा है 3-4 सालों से, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र नगर ही पढ़ना है आपको। सबसे निम्न वर्षा कहां पर होती है? टिहरी में होती है, 1600 मीटर 98 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आपने देखा होगा अमूमन टिहरी में बहुत ज्यादा जगह पर आपने बादल फटना या सड़कें बंद हो जाना ये थोड़ा कम सुना होगा टिहरी में, वो भी उत्तरी साइड में कम सुना होगा, दक्षिणी साइड में फिर भी थोड़ा होती है। अब आप देखो यहाँ पर ये मैप देखो, आप आपकी बारिश जाए ऐसे रही ऐसे, तो सबसे पहले पहाड़ देखो यहां पर, जैसे ये बारिश है, ये है आपका हमारा जो लघु हिमालय है, ये जो है लघु हिमालय है, ये वाला एरिया इसका कौन सा एरिया है? दक्षिणी। और ये वाला एरिया जो ढाल इसका इधर जा रहा है ये कौन सा एरिया है? उत्तरी। तो आपका जो टिहरी वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी ढाल पर है और ये है आपका दक्षिणी ढाल। तो जैसे ही नरेंद्र नगर ये ऋषिकेश से बादल ऊपर उठने लग जाता ना एकदम से, वहां से एकदम बहुत ज्यादा सक्रिय रूप में बादल ऐसे जैसे पहाड़ होता है ना ये ऐसे है, तो जैसे ही यहाँ से ऐसे ही उठने लग जाता है बहुत सारे बादल एकदम से इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो नरेंद्र नगर में बहुत बारिश होती है। आगे चल करके बादल छटने लग जाते हैं, छटने लग जाते हैं, छटने लग जाते हैं, तो टिहरी में बारिश कम होती है। तो नरेंद्र नगर का ऊपर पल्ली तरफ आपका टिहरी पड़ता है और वो उत्तरी ढाल पर पड़ता है, इसलिए वहां पर बारिश कम होती है। ये मैं तर्क दे रहा हूं आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया ना तर्क। तो जब आप पर्वतीय वर्षा पढ़ते हो ना ज्योग्राफी के अंदर, तो पर्वतीय वर्षा के अंदर आपको एक डायग्राम समझना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और ये जो पर्वत है यहाँ हवाएं इस तरफ से ऐसे चल रही है और इन हवाओं में हो गई है नमी, तो ये नमी वाली हवा ऐसे है, तो ये जो पर्वत का क्षेत्र होता है इधर पवनमुखी क्षेत्र बोलते हैं और पवन विनाभिमुखी क्षेत्र, विंड वाली साइड और छाया वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, जिसको पूरे डायग्राम से हम आगे कभी उसमें समझेंगे, बट एक मैं इसका एक हल्का सा उदाहरण, ठीक है। तो टिहरी में कम बारिश है और नरेंद्र नगर में, और टिहरी की बारिश देख लो कितनी है, 98 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जहां 318 सेंटीमीटर हो रही, लगभग लगभग 3.25 गुना ज्यादा बारिश हो रही है नरेंद्र नगर और देहरादून के अंदर। तो मैप से आप पूरा समझ सकते हैं, ये नरेंद्र नगर है, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, इधर से शिवपुरी, ये वाला रास्ता आपका चंबा की तरफ जाकर के टिहरी यहाँ से जा रहा है ना, ये आपका हो गया डोई वाला, ये एरिया है, ये एरिया में बारिश बहुत ज्यादा है। अब आते हैं उत्तराखंड में शीतकालीन जलवायु। तो उत्तराखंड में जो शीतकालीन जलवायु है उसमें सूरज की गति हो जाती है दक्षिणायन और सूरज भूमध्य रेखा से नीचे मकर रेखा के ऊपर पड़ जाता है लंबवत। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ रही होती है, तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मॉनसून ऋतु होती है, ग्रीष्मकाल। और उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कम पड़ती है, इसलिए ये वाला जो गोलार्ध होता है यहाँ पर होता है शीतकाल। और क्योंकि उत्तराखंड हमारा भारत यहाँ पर है और उत्तराखंड यहाँ पर है, तो हम लोग आ गए हैं शीतकाल में। ये तो सूर्य की स्थिति के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। इसको डायग्राम में बनाऊं, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। शीतकाल की शुरुआत सूर्य के भूमध्य रेखा से शीतकाल की, अरे यार यहाँ मकर आएगा, कर्क रेखा की ओर दक्षिणायनी मकर होगा, सॉरी यार, ये नोट्स में भी, नोट्स में तो मैं करेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, यही यही करेक्ट कर रहा हूँ, मकर रेखा होगा, नीचे वाला मकर रेखा होता है ना, सो भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर दक्षिणायन होगा, आपने करके लिख दिया, मकर होगा, ठीक है। समय अवधि अक्टूबर मध्य से मार्च के बीच में,
अक्टूबर मतलब मोटा मोटा अक्टूबर मध्य से लेकर के मार्च तक लेकर के चलो, आपका जो शीतकाल का समय हो गया। और सर क्योंकि उत्तराखंड का जो बेसिक पेपर होते हैं तो वहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ह्यूंद यहाँ पर जो अमूमन जो सामान्यतः शब्द इस मौसम के लिए किया जाता है वो ह्यूंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूंद। अब इसको स्थानीय भाषा में ह कहीं पर सौ हो जाता है, सौ हो जाता है, तो श्यूंद, स्यूंद। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने में आपने देखा होगा ह्यूंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूंद का मैना, तो ऐसा सुना होगा है ना। बाकी शीतकला भी बोलते हैं। ये सबसे जो ठंडा महीना होता है उत्तराखंड में वो है जनवरी का महीना। तो ये कोई सबसे गर्म महीना कौन सा रहेगा उत्तराखंड में? जून का महीना रहेगा। औसत वर्षा उत्तराखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा ना, एक फैक्ट बताना, एक औसत वर्षा उत्तराखंड में एक सिंगल। 250 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, औसत में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 250 बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारत का कितना है पता है औसत? भारत में कितना है औसत वर्षा? नहीं, 125 इंडिया का है, उत्तराखंड का आप कल बताओगे। इसके आस समझ लो आसपास ही हो। ठीक है, ढूंढना कल बताना मुझे, मैंने तो बताना ही है। आगे जलवायु पूरा पढ़ना है, उसमें औसत वर्षा भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, शीतकला, शीतकाल, स्यूंद, ह्यून, ये इसके क्षेत्रीय नाम हो गए। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई चीज समझने वाला नहीं है। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इंडियन ज्योग्राफी में छुपा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये तो हो गया विशेषताएं जो शीतकालीन जलवायु की है। अब शीतकाल में वर्षा कितनी होती है वो अलग से देखना है। शीतकाल का औसत तापमान, सबसे ज्यादा तापमान, सबसे कम तापमान क्या होता है। तो अब ध्यान देना, शीतकाल की वर्षा बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट होती है। वैसे तो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे ये पहाड़ है और ये मैंने लगा दिया 2800 मीटर की हाइट, ये बीच का पॉइंट है, बॉर्डर लाइन समझ लो। तो सर्दियों के टाइम पर इसके ऊपर हमेशा बर्फ रहेगी, तो बर्फबारी होगी, और इसके नीचे होगी वर्षा। ठीक है, अब ये 2800 मीटर की आपको लाइन याद रखनी है, क्योंकि आगे वनस्पति, जलवायु क्षेत्र, ये सब कुछ बताएगा यहां से आगे। और जड़ी बूटी ये सब के बारे में भी जब आप आगे पढ़ोगे तो ये 2800 की लाइन मेरी एकदम खिंच जाएगी दीवार जैसी। तो 2800 मीटर से ऊंचाई के क्षेत्रों में नीचे के क्षेत्रों में वर्षा, और 2800 मीटर से ऊंचाई के ऊपर के जो क्षेत्र है वहां पर हिमपात होती है। पूरे उत्तराखंड में जितनी भी बारिश साल भर में होती है उसका दूसरा सबसे सर्वाधिक वर्षा यानी 15 से 20% वर्षा उत्तराखंड में शीतकाल में होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा ग्रीष्म मॉनसून काल में हो रही थी 80 से 85, 15 से 20% और 5% के आसपास, 5 से 10 कभी कभी ग्रीष्म काल में होता है। तो अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड में सबसे शुष्क मौसम, शुष्क ऋतु कौन सी ऋतु है या काल है? नहीं भाई, शीतकाल कैसे होगा? औसत बताओ ना। अभी मैं आप देखो, मैं बोल रहा हूं ग्रीष्म में वर्षा हो रही है 5 से 10%, शीत में हो रही है 15 से 20%, और मॉनसून में हो रही है 80 से 85। तो अब आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड में सबसे शुष्क महीना कौन सा है जो मार्च से लेकर के जून मध्य तक का क्षेत्र है। यहाँ फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा भी है, तो भैया वो वाष्पीकरण तो भूमध्य सागर, ये हिंद महासागर में हो रहा होगा ना अप्रैल में। तो अभी भारत के उत्तर तक आते आते समय भी तो लगेगा ना उस वाष्प को। ठीक है, शीतकाल में अधिकतम वर्षाई क्षेत्र कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है सर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून,
ये सारे वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में लघु हिमालय अधिक होता है। कौन सा हिमालय अधिक है? लघु हिमालयी क्षेत्र अधिक होगा ना, तो शीतकाल में वहां बारिश ज्यादा होती है। वर्षा क्षेत्र और जो पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, यहां पर क्या होगी? हिमपात होगी। बट औसतन वहां बर्फ ज्यादा पड़ी है, नीचे बारिश ज्यादा हुई में बारिश ज्यादा होती है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये धनौल्टी वनौल्टी वाला क्षेत्र टिहरी में पड़ता है। यहाँ बर्फ पड़ती है ना, मसूरी, देहरादून में धनौल्टी, वनाक, टिब्बा, इस तरफ। उसके बाद धनौल्टी के बाद आगे हल्का सा चंबा से पीछे पीछे तक बर्फ पड़ती है, उसके आगे बर्फ पड़ती नहीं है। फिर खाली है, सूखा है, फिर उधर से आगे चक्राता से यहां तक पड़ती है। तो शीतकाल में वर्षा और हिमपात का मुख्य कारण क्या है? अब आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, सर यार इस बारिश ने दिक्कत कर रखा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है ये भी देख लेते हैं। उपोष्ण पछुआ जेट पवने। अब ये एक गंदा सा नाम मैंने यहां पर ले लिया। उपोष्ण पछुआ जेट पवने द्वारा भूमध्य सागर, दूसरा शब्द है मेरे लिए यहां पर भूमध्य सागर, से आर्द्रता ग्रहण कर हिमालय से टकराने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के रूप में, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। यहां पर वर्षा का प्रकार भी लिख दिया है मैंने। खैर वर्षा का प्रकार तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पर्वतीय वर्षा ही याद रखना होती है। इसे क्या कहते हैं? प्यार से लोग इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब आप यहां पर मैप देख रहे हो, ठीक है? ये मैप देखो, पहले आप इसको लिखो, उसके बाद में ये मैप समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना, 4-5 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। इन कीवर्ड्स को एक साथ फिर से देखो। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे कौन सी जेट पवन का नाम पता होना चाहिए? उपोष्ण पछुआ जेट पवन, क्योंकि ये वो जेट पवन है जो भूमध्य सागर की आर्द्रता को हमारे हिमालय तक लाएगी, ठीक है? आर्द्रता कहां से आएगा? पानी कहां से आएगा? भूमध्य सागर का पानी आएगा। दूसरा कीवर्ड मुझे भूमध्य सागर क्षेत्र चाहिए। तीसरी चीज चाहिए मुझे कि बारिश कैसे होगी? बारिश होगी पर्वतीय वर्षा, यानी पहाड़ों से टकरा करके जब वो बादल संघनित हो जाएंगे। और चौथी चीज मुझे चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। जैसे गर्मियों में हम मॉनसून वाली वर्षा बोल रहे हैं ना, मॉनसूनी वर्षा, तो उसके पीछे मॉनसूनी क्यों है उसका भी एक तर्क है। तो ऐसे ही यहां पर पश्चिमी विक्षोभ कहा जा रहा है। 3 कीवर्ड याद रखने, उपोष्ण जेट पवन, भूमध्य सागर, और क्या, इसको कहते क्या है, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं, कभी आगे जलवायु के तर्क पढ़ोगे, ये चीजें ऐसे चुटकी में कुछ नहीं रट्टा मारना है। रट्टा तो भूल जाओ कि आपने, मतलब वो बस अभी संयोग ये हो रहा है कि अभी हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है। अब देखो यहां पर क्या होता है। सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में जो स्थल होता है और जो जल होता है, स्थलखंड जल्दी ठंडा हो जाता है। सर्दियों के टाइम पर क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है। स्थलखंड ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है, ठीक है? तो अब सर्दियां होगी ना हमारे यहाँ, सूरज नीचे चला गया यहाँ पर, तो नीचे की तरफ गर्म पैदा कर रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा है। और जलखंड क्या हो जाता है? अपेक्षाकृत अब अगल बगल के स्थलखंड के मुकाबले गर्म रहता है। जो जगह गर्म होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण होगा। क्या होगा सर? वाष्पीकरण से जो जलवाष्प है वो ऊपर उठेगा। 7-8-6 किलोमीटर उठने के बाद यहां पर जो भूमध्य सागर है, इसकी जलवाष्प को एक जेट पवन, यानी कि एक तेज हवा, इस तरफ से भूमध्य सागर से हिमालय की तरफ बह रही होती है। हवा है ये, खाली सूखी हवा समझ। लेकिन जैसी इस हवा को क्या मिल जाएगा? आर्द्रता, तो ये अपने साथ साथ क्या लेकर के आएगा? आर्द्रता लाएगा ऐसे। और उसके बाद ठीक उसको क्या मिल जाएगा? हिमालय। जैसी हिमालय, ये थोड़ा सा इसमें अभी ये जो हवा है थोड़ी सी, अमूमन इसमें वाष्प है। क्या है? वाष्प। जैसी यहां होगा तो यहां पर तो सर्दियों में और ज्यादा ठंड होगी भाई साहब। और जैसी तापमान कम होता है तो संघनन की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? संघनन। संघनन में क्या होता है? जल वाष्प किस में बदल जाएगा? जल की
बूंद में बदल जाएगा सर, जल की बूंद में बदल जाएगा, बादल बनने लग जाएंगे। और जब बादलों का घनत्व यानी कि निरंतर यहां से, जैसे यहां पर थोड़ा सा बादल बना और आया और बादल बना और आए और बादल बने, तो जब बादलों का घनत्व ज्यादा हो जाता है तो तब क्या होती है, ग्रेविटी गुरुत्व बल के कारण वो बूंदें नीचे गिरने लग जाती है, वर्षा होती है। अब जो ये वर्षा हुई है ये कहाँ हुई है, हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड में भी हुई है, हिमाचल में भी होगी, जम्मू कश्मीर में भी होगी, है ना, हिमालय सभी क्षेत्रों में होंगी। लेकिन ये जो यहाँ पानी जो आया है ये कहाँ से आया है पानी, इस ये हमारे पूरब में है या पश्चिम में, पश्चिम में गड़बड़ हुआ, डिस्टरबेंस मतलब कुछ गड़बड़ हुआ ना, क्या गड़बड़ हो गया, गर्म ठंडा गर्म का उल्टा पुल्टा हो गया। तो समझ गया इसको पूर्वी विक्षोभ बोलूंगा या पश्चिमी क्यों बोल रहा हूं, आ गया। ये जो नमी है ये हवा कौन लेकर के आई है, उपोष्ण पछुआ। इस हवा का नाम क्या है, इस हवा का नाम है उपोष्ण पछुआ। पछुआ का मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो उपोष्ण पछुआ। जेट इसलिए बोलते हैं कि ये हवा 8-9 किलोमीटर ऊपर चलती है, तो जो हवा ऊपर ऊपर चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए इसको जेट पवन बोलते हैं। जेट फाइटर प्लेन कैसे जाता है, तेज जाता है। जेट समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ, पछुआ समझ में क्यों बोल रहा हूँ, उपोष्ण क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका क्षेत्र है, पवन क्यों बोल रहा हूँ आप समझिए, अब लिंग समझ में आ गया। ये क्षेत्र गर्म हुआ, ठीक है, भूमध्य सागर के गर्म होने से जलवाष्प ऊपर जाता है। ये जैसे ये जलवाष्प ऊपर जाएगा, देखो ऐसे मैं ये हवा चला रहा है ऐसे ऐसे, ये मेरा ये हाथ मेरा हवा है, ठीक है, ये अब ये आया वाष्प ऊपर आया, ये कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ अब आ गया पहाड़ टकरा गया, ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी होगी और पानी ऐसे नीचे गिरने लग जाएगा। हाँ हाँ, संघनन होगा वाष्प का, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वाष्पीकरण, संघनन, हिमांक बिंदु ओसांग बिंदु कुछ है, क्या होता है ओसांग बिंदु हिमांक बिंदु, पढ़ा है किसी ने, ओसांग बिंदु हिमांक बिंदु क्या होता है, हम्म, संगनन बिंदु, हम्म, ओसांग बिंदु, जल की बूंद में, अच्छा, वाष्प से बर्फ में, हिम में परिवर्तित हो रहा है तो उसको संगनन नहीं बोलेंगे। जैसे जल की बूंद है, जल वाष्प है, जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल सकता है, उसको संगनन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे और वो भी तो गिरता है हिमपात, तो वो हिमपात बिना संगनन के कैसे गिर गया, देखो वाष्पीकरण, संगनन, पात, 3 शब्द होता है प्रोसेस में, सब सीखना है, ये साइंस भी तो सीखना है। और वहां फिर हिमांक बिंदु ओसांग बिंदु, सामान्य ह्रास दर, गुप्त ऊष्मा की दर, ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लाइमेट में सीखनी है, ये समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाता फिर। और उच्च दाब निम्न दाब, खैर अभी ये आप समझो कि समझ लो पानी उधर से आ रहा है यहाँ से, देखो ये है, देखो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम मैप पे देखो, यहाँ से गर्म हो रहा होगा, ऐसे हवा आएगी, इस तरफ को पछुआ जेट पवन लाएगी, यहाँ पहाड़ से टकराएगी और बारिश करेगी ऐसे ऐसे ऐसे। अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो ये हवा है ना, जेट पवन जो ऐसे चल रही है, ये अभी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर की हवा जो ठंडी हवा है उसने इस वाली चीज को और यहाँ नीचे धकेल दी, दोनों चीजें हो रही। अभी अभी क्या हो रहा है देखो, इधर से भी जा रहा है, यहाँ जो गर्मी में क्या हो रहा है, गर्मी में हिंद महासागर से आर्द्रता ऊपर उठ रही है और पश्चिम दक्षिण पश्चिमी हवा इधर को ले जा रही है। आर्द्रता अलग कॉन्सेप्ट है, आर्द्रता का स्रोत अलग है, हवा अलग चीज है, और जिस पे टकरा रहा है अलग। 3 चीजें चाहिए मुझे संगणन करने के लिए, क्या चाहिए, एक सागर चाहिए, एक हवा चाहिए, एक पहाड़ चाहिए,
ये 3 चीजें होंगी तब जाकर के मेरा बढ़िया सीन बन जाएगा। तापमान क्या रहता है सर सर्दियों में? सर ऊंचाई के आधार पर तापमान में निम्न विषमताएं होती हैं। आप यहां पर देखो, जैसे ये पहाड़ नीचे है, तापमान थोड़ा कम हो गया, जैसे बढ़ेगा तापमान और कम हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तापमान और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये हमारे एक्चुअल में पहाड़ी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्र भी है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो नीचे थोड़ा ज्यादा होगा 15-20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ऊपर आओगे तो 10-12, और थोड़ा ऊपर होगे तो 5-7, और आओगे तो 0 से लेकर के 5 के बीच में, और ऊपर आओगे तो माइनस में चला जाएगा, इसके ऊपर तो माइनस ही रहेगा। तो 200 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये है, समझ लो 200 मीटर क्षेत्र, 2000 सॉरी, ये वाला एरिया हो गया 2000 मीटर। इससे ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस सिर्फ कब? सर्दियों में। जैसी गर्मी आएंगी ना, तो यहां से ऊपर तो 0 डिग्री होगा, यहां से नीचे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और 2000 मीटर से नीचे के क्षेत्र में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ के क्षेत्र को टैगा जलवायु बोलते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप टुंड्रा, तो इधर समझ लो आप टैगा जलवायु है। ये टुंड्रा टैगा ये शब्द हैं, तो आगे और भी देखने हैं इसमें। तो टुंड्रा वो क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है कि सर्दियों में तो बर्फ पड़ी रहती है, गर्मियों में वो बर्फ पिघल जाती है, लेकिन पेड़ पौधे फिर भी नहीं पनप पाते वहां पर क्या होती है, काई हो गया, फंगस हो गया, एल्गे शैवाल हो गया, काई होगी, लाइकन जिसे कहते हैं काई वगैरह, ऐसे सूक्ष्म जीव पराजीव ये सब चीजें होती। बुग्याली घास हो सकती है टुंड्रा क्षेत्र में थोड़ा बहुत, ठीक है। और टुंड्रा जो क्षेत्र होता है वहां पर कुछ नहीं होगा। ये मैं टैगा की बात कर रहा हूँ, टैगा में थोड़े वन वन हो सकते हैं, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ बर्फ पड़ी रहेगी। अब उत्तराखंड की जलवायु का एक निचोड़ देखते हैं। क्या देखेंगे? एक निचोड़ देखेंगे। जितना कुछ नहीं समझ में आएगा जलवायु में, कल आपके एक डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है। जो कुछ पूछना होगा एक बार पहले डाउट में पूछ लेना, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अभी ये जलवायु का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये आगे बहुत सारे टॉपिक्स में लिंक होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। वनस्पति पढ़ने हैं हमने, जलवायु क्षेत्र पढ़ने हमने, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये है निचोड़, उत्तराखंड में वार्षिक वितरण। उत्तराखंड का वार्षिक वितरण पूरे साल भर का मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान देना कि आपको यहाँ पर जो ये मैं वार्षिक वितरण बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं उत्तराखंड की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार। तो हम लोगों ने उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति बहुत आसान है। आप तराई से शुरू करो, हाइट के हिसाब से हाइट भी बढ़ती जा रही महान हिमालय तक, और भौगोलिक परिस्थितियां भी बदलती जाएंगी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएंगी हमारे वर्षा में अंतर आता जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, जैसे भाबर और तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ बारिश होनी शुरू होती है, तो यहाँ पर 200 मीटर 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से खेती वेती भी अच्छी खासी होती है। उसके बाद आ जाता है शिवालिक का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर भी 100 मतलब इधर तक शिवालिक के दक्षिण क्षेत्र तक, देखो ये जो 200 सेंटीमीटर है ये शिवालिक के दक्षिण क्षेत्र तक है। शिवालिक का जो उत्तरी ढाल है वहां से लेकर के लघु हिमालय का यहाँ 120 40 50 ऐसे करते करते यहां पर बढ़ जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी ढाल है, ये दक्षिणी ढाल है। ध्यान दो, दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होगी, और इसकी उत्तरी और उसकी उत्तरी दोनों को कंपेयर करूंगा तो उत्तरी ढाल पर वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर हिमालय लघु हिमालय का भी ऐसे करूं, फिर उसके बाद आएगा मेरा लघु हिमालय का उत्तरी क्षेत्र से लेकर के महान हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र। तो लघु हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में टिहरी वगैरह ये सब यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ऐसे जाऊंगा बढ़ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और फिर हिमालय के इधर इधर आते आते दक्षिणी ढाल में आते आते 250 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर कहां तक, यहां तक। उसके बाद फिर पीछे की तरफ ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र की तरफ जाऊंगा, तो यहां पर फिर से बारिश क्या हो जाएगी, कम।
इधर 40% है, और फिर ऐसे क्योंकि इस तरफ भी थोड़े बहुत बादल पहुंच जाएंगे तो 80 सेंटीमीटर। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब ये हर पहाड़ को आप ऐसे दो हिस्से करो, ये दक्षिणी, ये उत्तरी। बारिश इधर क्या होगी, ज्यादा होगी, इधर बारिश कम होगी। ये यहां भी लगा लो, देखो 200 120 280, ठीक है, 120 40। अरे ये समझ में क्या है ये डायग्राम? हम्म आपने लिंक क्या बिल्ड करना है, दक्षिणी ढाल में बारिश क्या होगी, ज्यादा, उत्तरी ढाल में कम। एक तो ये लिंक करना है, और सबके हिसाब से सबसे ज्यादा बारिश कहां पर है, शिवालिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा बारिश उत्तराखंड में। यहां पर आप नोट कर लेना, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, शिवालिक क्षेत्र में। दैट्स इट। तभी तो शिवालिक में सबसे ज्यादा वन है, वनस्पति है। डॉक्टर जी समझ में आ रहा है? अभी तो ये शुरुआत है। आज की सेवा यहीं पर समाप्ति।